नमस्कार, मैं विनोद कुमार अपने यूट्यूब मंच पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। फैक्ट एंड फिगर पे काफ़ी लंबे अरसे बाद मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूं, तो अचानक से मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि मैं आज अपने दर्शकों से इंटरेक्शन करता हूं। तो मेरे दिमाग में विचार आया कि क्या भारतीय समाज में व्यक्तिवाद भारतीय समाज की जड़ों को कमज़ोर कर रहा है। ये एक ऐसे मैं कुछ चीज़ें सोच रहा था, तो मेरे दिमाग में एक विचार आया कि मैं इस कथन पे अपने विचार आप लोगों के साथ साझा करूँ। तो जो सब्जेक्ट है दोस्तों, क्या भारतीय समाज में व्यक्तिवाद भारतीय लोकतंत्र की आस्थाओं को कमज़ोर कर रहा है, उसकी जड़ों को कमज़ोर कर रहा है। तो ये विषय अपने आप में बहुत भारतीय संस्कृति से और भारतीय समाज से, भारतीय लोकतंत्र से, और साथ में हम कह सकते हैं कि भारतीय संवैधानिक पृष्ठभूमि की गहराइयों से जुड़ा हुआ है। जैसा कि हम देखते हैं, मोस्टली होता क्या है कि एक व्यक्ति जो होता है वो अपने विचारों का, अपनी सूचनाओं का और अपनी हम कह सकते हैं सामाजिक पृष्ठभूमि का एक परिणाम होता है, और उसी उसी परिणाम में उसकी गतिशीलता छुपी होती है। वो अपने ओवरऑल अपना जो उसका एक आउटपुट होता है, उसी आउटपुट के अकॉर्डिंग वो क्या करता है, अपने जीवन को संचालित करता है। ऐसे समय में हम क्या होते हैं, अपने परिवेश से, अपने वातावरण से 24/7 इफेक्ट होते हैं। कहने का मतलब है कि हम अपने वातावरण से और अपने परिवेश का प्रतिफल होते हैं। जो हमें हमारा वातावरण सिखाता है, जो हमें हमारा वातावरण हमें इंटीग्रेटली हमें जो टीचिंग करता है, उसी को हम अपने आने वाले उद्देश्यों में, अपने जीवन में और अपने वर्तमान जीवन में उसको लागू करते हैं। ऐसे समय में ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या भारतीय समाज में व्यक्तिवाद भारतीय लोकतंत्र की जड़ों को कमज़ोर कर रहा है। तो दोस्तों, ये टॉपिक एक्चुअली बहुत हम कह सकते हैं कि बहुत ही सोचनीय और बहुत ही कंसर्निंग विषय है, क्योंकि वर्तमान समय में अगर हम देखते हैं तो भारत जो देश है वो विभिन्न शाखाओं में, विभिन्न धार्मिक शाखाओं में, विभिन्न सामाजिक शाखाओं में और सांस्कृतिक शाखाओं में बटा हुआ है। ऐसे समय में इन शाखाओं को अगर मजबूत करना है, हमें इनको पोषण देना है या हमें इनको फलीभूत करना है, तो हमें क्या करना होगा, हमें अपने उन मूल्यों को, उन सांस्कृतिक मूल्यों को, उन सामाजिक मूल्यों को और उन हम कह सकते हैं कि उन शैक्षणिक मूल्यों को संरक्षित करना पड़ेगा, जो हमारी शुरुआती दौर में हमारे पूर्वजों ने, हमारे पुरखों ने सजो के रखे थे। उदाहरण के लिए, भारत आज़ाद होने से पहले और भारत आज़ाद होने के बाद हमने देखा कि हमारे पास बहुत सारी चुनौतियां थी देश को एकजुट बनाए रखने की, उसको एक दिशा देने की, और ऐसी दिशा देने की ताकि हम अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकें, जो उद्देश्य हमारे फ्रीडम फाइटर ने देखे थे। तो प्रेजेंट सिनेरियो क्या है कि प्रेजेंट सिनेरियो हम एक ऐसे स्टेज पे आ चुके हैं जहाँ पे हर व्यक्ति अपने स्वरूप को, अपने हम कह सकते हैं कि अपने कद को और अपनी इच्छा और आकांक्षाओं के अनुरूप बड़ा करना चाहता है। उसको अपने कद को बड़ा करने की, अपने स्वरूप को बड़ा करने की बहुत ललक है, बहुत हम कह सकते हैं कि बहुत उत्साहित है। लेकिन ऐसे समय में क्या होता है कि अगर हम सिर्फ अपने व्यक्तिवाद को, अपने अहम को बढ़ावा देते हैं, तो हमारे जो मूल्य होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं। सपोज दैट अभी आप देख रहे होंगे कि भारत में जो है, या इंडिया में ही नहीं, आउट ऑफ इंडिया अदर जो कंट्रीज हैं, आप अक्सर देखो न्यूज़ चैनलों में, आप टीवी न्यूज़ चैनल देखो, आप अखबारों में देखो, आपको लगेगा एक वैचारिक द्वंद्व चला हुआ है, एक वैचारिक उन्माद चला हुआ है, एक वैचारिक लड़ाई चली हुई है। एक ऐसी लड़ाई जहाँ व्यक्ति के साथ साथ एक पावर, व्यक्ति के अंदर जो पावर है, वैचारिक पावर है, वो एक दूसरे को परास्त करना चाह रही है। सपोज दैट अभी आज की डेट में देखो आप, जिस तरीके से अमेरिका का रिएक्शन हो रहा है यूरोपीय कंट्रियों पर, और साथ में जिस तरीके से ईरान पे रिएक्शन हो रहा है, ये हमें दिखाता है कि बाजारवाद में किस तरीके से हम उलझे हुए हैं। न सिर्फ छोटे स्तर पे बल्कि महाशक्तियाँ भी एक दूसरे के ऊपर हम कह सकते हैं कि अधिकार करना चाह रही हैं, एक दूसरे को सप्रेस करना चाह रही हैं। ऐसे समय में क्या होता है कि हमारी जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं, हमारी जो सामाजिक संगठन है, हमारी जो सामाजिक पृष्ठभूमि के लोग हैं, वो
हम कह सकते हैं कि वो अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में, या कह सकते हैं कि उन मूल्यों को लागू करने में असफल हो रही हैं जो हमारी शुरुआत के दौर में, शुरुआत का दौर कहने का मतलब ये है कि जब हम धीरे धीरे अपनी इस विकास यात्रा को, इस लोकतंत्र की विकास यात्रा को, इस मानव की विकास यात्रा को शुरू कर रहे थे, स्थापना के जो मूल्य थे उनको हम भूल रहे हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई देश आज़ाद होता है तो उसके आज़ाद होने के पीछे कुछ उसके उद्देश्य होते हैं, कुछ मूल्य होते हैं। उन उद्देश्यों, उन मूल्यों और विचारों की स्थापना के साथ ही वो देश अपने को आगे ले जाता है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि जब धीरे धीरे वो विकास करने लग जाता है, उसमें उसकी सामाजिक इकाइयाँ संगठित होने लग जाती हैं, उसकी संवैधानिक इकाइयाँ विकसित होने लग जाती हैं, तो उसमें बाजारवाद भी अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देता है। बाजारवाद के साथ उसमें व्यक्तिवाद भी प्रभावित होता है। ऐसे समय में अगर व्यक्ति नकारात्मक उद्देश्यों से या व्यक्तिवाद से, या हम कह सकते हैं कि एक ऐसे उद्देश्यों से प्रेरित होता है जहाँ पे वो क्षेत्रवाद को बढ़ावा दे रहा होता है, या हम अपने निजी उद्देश्यों को बढ़ावा दे रहा होता है, तो ऐसे ऐसे सिनारियों में देश के लिए एक संकट पैदा हो जाता है। ऐसी ही परिस्थिति प्रेजेंट टाइम में पूरा वर्ल्ड फेस कर रहा है, न सिर्फ वेस्टर्न कंट्री बल्कि यूरोपियन कंट्री एंड एशियन कंट्री भी, खासतौर से हमारे देश में ऑल्सो। क्योंकि ये सारी चीज़ें जो घटित हो रही हैं, ये सिर्फ एक व्यक्ति विशेष की परेशानी नहीं है, एक व्यक्ति विशेष का संकट नहीं है, ये नैतिक मूल्यों के पतन होने का संकट है, व्यक्ति के ऊपर व्यक्तिवाद के हावी होने का संकट है, और हम कह सकते हैं हावी होने की पहचान है। और साथ में एक दूसरे, इस अंधी दौड़ में एक दूसरे को, अपने आप को आगे बढ़ाए जाने की, अपने आप को आगे रखने की एक आदत सी है हमारी, ये मजबूरी सी है। तो ऐसे समय में हम अपने नैतिक मूल्यों को भूल रहे हैं, अपने सामाजिक मूल्यों को भूल रहे हैं, और साथ में हमारे जो शैक्षणिक मूल्य थे वो सारे धूमिल हो रहे हैं। ये एक समस्या नहीं है, बल्कि ये एक वैचारिक रोग है, एक ऐसा रोग है जहाँ पे हर व्यक्ति अपने निजी उद्देश्यों से तो प्रस्तावित है, अपने निजी उद्देश्यों से तो प्रेरित है, लेकिन उसके निजी उद्देश्यों में हो सकता है उसका निजी स्वार्थ कुछ इस तरीके से छुपा हो कि वो किसी के लिए संकट खड़ा कर दे। ऐसा ही अभी प्रेजेंट टाइम में देखने को मिल रहा है। आप देख रहे होंगे जो पॉलिटिकल सिस्टम हमारे डेवलप हो रहे हैं, जो पॉलिटिकल सिनारियो एंड पॉलिटिकल पार्टी के साथ साथ जो उसकी सहयोगी पार्टियां होती हैं, जो दल होते हैं, उनके उद्देश्य, उनके पीछे जो मेन उद्देश्य हैं वो किस तरीके से, मतलब लोगों को हम कह सकते हैं कैलकुलेट कर रहे हैं। और ऐसे में क्या होता है कि अगर हमें कोई उद्देश्य स्पष्ट नहीं है, सपोज हम अपना एक पावर बैंक बनाना चाह रहे हैं, हम अपना एक सिनेरियो क्रिएट करना चाह रहे हैं, ऐसा सिनेरियो जहाँ पे लोग हमारे सपोर्ट में रहें, लेकिन हम क्या कर रहे होते हैं कि हम लोगों को लोगों को अंधी भीड़ को इकट्ठा कर रहे होते हैं, लोगों को एक तरीके से हम कह सकते हैं एक मेला टाइप का हम बना रहे होते हैं जो हमारे समर्थन में आए और हम अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर सकें। ऐसे समय में प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो व्यक्ति हो, राज्य हो, जिला हो, जो भी है, उनको अपनी इनसाइट को खोलने की आवश्यकता होती है। ऐसी इनसाइट जहाँ से वो दर्पण में जैसे अपना चेहरा देख सकता है, वैसे ही वो अपनी छवि को देख सके। तो इसमें क्या होता है कि अगर हम इस तरीके का समाज या इस तरीके की शैक्षणिक संस्थाएं या इस तरीके के मूल्यों को अगर हम स्थापित कर पाते हैं, तो क्या होगा कि हम जो ये छलावा चल रहा है, जो लोकतांत्रिक छलावा है, जो शैक्षणिक छलावा है, जो सामाजिक पृष्ठभूमि के नाम पे छलावा चल रहा है, उस छलावा को हम रोक सकते हैं। नहीं तो यहाँ पे क्या होगा कि हम किसी के व्यक्तिवाद के शिकार होंगे, किसी के झूठे मूल्यों के शिकार होंगे, किसी के झूठे वादों के शिकार होंगे। ऐसे समय में क्या होगा कि हम एक क्षेत्र विशेष को नहीं, बल्कि हम एक राष्ट्र को उसके मूल्यों से दूर कर देंगे, उसको पछाड़ देंगे। और ऐसे में क्या होगा, राष्ट्र न सिर्फ कमज़ोर होगा, बल्कि उसके आने वाली जो पीढ़ियाँ होंगी
वो कई 100 साल, सैकड़ों साल पीछे चले जाएंगे। मेरा इस वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य ये था कि हमें खुद को पहचानना है कि हम क्या हैं, हम क्यों आए हैं और हमारे उद्देश्य क्या हैं, हमारे समाज में हमारे आसपास क्या घटित हो रहा है, हमें लोग किस तरीके से रिएक्शन कर रहे हैं और लोगों की मेंटेलिटी क्या है, लोग किस उद्देश्यों के साथ हमारे साथ जुड़े हैं या हमारे किसी संगठन में किस उद्देश्य के साथ जोड़ा जा रहा है, उस संगठन के उद्देश्य क्या हैं, क्या संगठन के जो उद्देश्य हैं वो सामाजिक पृष्ठभूमि की नींव को मजबूत करते हैं या वो संगठन सिर्फ अपने निजी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आपको उस संगठन का हिस्सा बना रहा है और आप उसके झूठे छलावे के शिकार हो रहे हैं। अगर ऐसा है तो ये समाज के निर्माण के लिए एक बहुत बड़ी भूल होगी। एक ऐसा समाज हम गढ़ने जा रहे होंगे जहाँ पे हम झूठे वादों, झूठे दावों और झूठे छलावों और यहाँ कह सकते हैं कि झूठे नैतिक मूल्यों का दिखावा करके, झूठी सांस्कृतिक पहचान का दिखावा करके हम लोगों की एक भीड़ तो इकट्ठा कर लेंगे, लेकिन लोगों के सपनों को, उनके जज्बातों को, उनके कैरियर के साथ खिलवाड़ कर रहे होंगे। तो ये बहुत बड़ी एक वैचारिक त्रासदी हो सकती है, एक बहुत बड़ी सांस्कृतिक त्रासदी हो सकती है। तो ऐसे समय में हमारे देश के युवाओं को और हमारे देश की शैक्षणिक संस्थाओं को, उनके जो पालनहार करता हैं, उनको ये समझने की ज़रूरत है कि हम किस तरीके के इंसान को जन्म दे रहे हैं और किस तरीके के इंसान को निर्मित कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम एक विचारशील और एक प्रज्ञावान और साथ में एक सोचने समझने वाले इंसान को अगर हम जन्म देते हैं या उसको पोषित करते हैं उसके विचारों को, तो ये न सिर्फ उस क्षेत्र विशेष के विकास में योगदान होगा, बल्कि वहाँ से निकलने वाली एक धारा शायद ऐसी प्रभावमान होगी, वो अपने उस वैचारिक प्रवाह के बल पर एक राष्ट्रीय योगदान वहाँ से निकल सकता है। तो दोस्तों, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि हमें खुद को खोजने की ज़रूरत है, हमें खुद को समझने की ज़रूरत है। मैं अभी एक बुक पढ़ रहा था, ये बुक एक्चुअली ये आपकी पोएम की बुक है, फिर दीप जलेगा, ये गोपाल दास सक्सेना नीरज की बुक है। इसको मैं पढ़ रहा था, तो पढ़ते पढ़ते मेरे दिमाग में विचार आया कि मैं एक वीडियो शूट करता हूँ। एक्चुअली इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं, जैसे इसमें है मनुष्य की एवरेस्ट पर विजय, 30 जनवरी एक आदेश, बहुत सारे हैं, अहम की कारा। तो इसमें पढ़ते पढ़ते मेरे मन में विचार आया कि मैं अपने कुछ विचार अपने यूट्यूब मंच पे साझा करता हूँ। जैसा कि मैंने ऑलरेडी इस पर चैनल बनाया हुआ था, लेकिन वो चैनल लगभग 2-3 साल से इनएक्टिवेट था। पहले मैं इसमें एजुकेशनल वीडियो डाला करता था, फिर मैंने सोचा तो मैं इस टॉपिक पे थोड़ा सा वीडियो बनाता हूँ, शायद मेरे कुछ विचार लोगों के साथ कम्युनिकेट करने में हेल्प करेंगे। तो इस तरीके से हम क्या होता है कि हम अपने विचारों की एक उपज होते हैं। हम जो भी सोच रहे होते हैं वो हमारी कल्पना पे होता है। हम इंसान क्या होता है, इंसान अपनी कल्पनाओं का एक उपज होता है। हमारी सोचने की जो पैटर्न होता है वो हमारे मल्टीपल तरीके से होता है। हम पहले सबकॉन्शियस माइंड पे सोचते हैं, सबकॉन्शियस माइंड पे जब प्रोग्रामिंग होती है तो वो कन्वर्ट होती है हमारी कॉन्शियस माइंड पे। जब हम कॉन्शियस माइंड पे हमारी वो प्रोग्राम कन्वर्ट होता है तो हमारी जो प्रज्ञा होती है वो उसको संकेत करती होती है। हमारा जो विजडम होता है वो उसको जज कर रहा होता है, कोई चीज़ गलत है या सही है। लेकिन जो हमारा विजडम होता है, इसको कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए, इसको कैसे मजबूत किया जाए, क्योंकि जो हमारा विजडम होता है, हमारा जो विवेक होता है, अगर वही कमज़ोर है तो हम किसी चीज़ के प्रति निर्णयकर्ता नहीं हो सकते, हम या किसी चीज़ का एक फेयर जस्टिस नहीं कर पाते हैं। तो अक्सर हमें क्या होता है कि मेरा मानना यह है कि अक्सर हमें इस तरीके से चीज़ों को कैलकुलेट करना चाहिए जहाँ पे हम खुद के साथ भी न्याय कर पा रहे होते हैं। जैसे इसमें बहुत सारी पोएम है, मैं एक पोएम आपको पढ़ के सुनाना चाहूँगा कुछ। क्या सत्य में क्या सत्य असत्य नहीं, मैंने कुछ भी सोचा, मन शांत हुआ जिसको पा लेगा उसको सत्य कहा, जो आकर जीवन में आंसू सा चला गया, मेरी आस्था ने केवल उसको असत्य कहा। जब कभी कल्पना कर रहा होता है तो कभी बहुत गहराई से उस विषय में सोच रहा होता है, उस विषय की वास्तविकता, उसकी मौलिकता और उसकी, हम कह सकते हैं उसको अपनी सत्य की कसौटी पे कस रहा होता है। तो ये चीज़ें जो होती हैं हमारे जीवन में घटित होती हैं। सपोज आप
कोई किसी चीज़ का आप कैलकुलेशन कर रहे हो, तो आपको यदि आप उस कैलकुलेशन को अपने जीवन से जोड़ के देख रहे होते हैं, उसकी पास्ट, आपका जो पास्ट एक्सपीरियंस है, जो प्रेजेंट एक्सपीरियंस है और जो फ्यूचर के लिए आपका मैसेज है। तो हमें, मेरा ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि हमें निरपेक्ष होने की ज़रूरत होती है एट ऑल कंडीशन, सारी परिस्थितियों में। अगर हम निरपेक्ष होते हैं तो ये हमारे लिए ज़्यादा लाभदायक और फलीभूत होता है, क्योंकि हम जब निरपेक्ष होंगे तो हम चीज़ों का मूल्यांकन सही से कर पाएंगे। लेकिन मेरा मानना ये भी नहीं है कि हम ज़्यादा धार्मिक ना हों या ज़्यादा अधार्मिक ना हों। पहले हमें धर्म और अधर्म के बीच की जो सीमा रेखा है उसको समझने की ज़रूरत है। अगर हम अपने पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली को समझने की ज़रूरत है कि आखिर उसमें वास्तविकता क्या है और उसमें अवास्तविकता क्या है। अगर हम इसको जज कर पा रहे हैं तो हम प्रेजेंट में चीज़ों को कैलकुलेट कर पाएंगे, प्रेजेंट में हम चीज़ों का सही आकलन कर पाएंगे और हम किसी अंधी दौड़ का, अंधी भीड़ का शिकार नहीं होंगे। अदरवाइज होता क्या है कि हमें मास ऑफ द कम्युनिकेशन जो होती है, जो मास हम कह सकते हैं कि जो मास, जो बहुत सारी जो पॉपुलेशन होती है, उसमें हम एक दिखावे का शिकार हो जाते हैं, हम किसी की आकांक्षाओं का शिकार हो जाते हैं। हमें इस परिदृश्य से अपने आप को बचाना है, ऐसी स्थिति से अपने आप को बचाना है, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो हम उस भीड़ का हिस्सा होने के साथ साथ जो उस भीड़ को ऑर्गेनाइज कर रहा है, हम उसके आकांक्षाओं का भी शिकार हो जाते हैं। वहाँ पे हमारी कोई व्यक्तिगत पृष्ठभूमि नहीं रह जाती है। तो खुद को संजो के रखना, खुद को वैचारिक तौर पे इंटीग्रेट करना, जो हमारी प्रज्ञा है, जो हमारी विजडम है, उसको बना के रखना, उसका सही उपयोग करना, उसका सदुपयोग करना, ये हमारी पहली प्राथमिकता होती है। मेरा कहने का मतलब यह नहीं है कि हर कोई उसका दुरुपयोग कर रहा होता है। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना सा होता है कि हम अगर किसी चीज़ से जुड़ रहे होते हैं तो उस जुड़ने के पर्पज को समझें। किसी संगठन से, किसी दल से, किसी धर्म सभा से, किसी से भी जुड़े होते हैं, उस दल की, उस संगठन की स्थापना के उद्देश्यों को, उसके मूल्यों को समझें। हम ये समझें कि वो मूल्य हमारे जीवन में कितने फलीभूत हो सकते हैं, कितने कारगर हो सकते हैं। अगर वो हमारे जीवन में कारगर हो रहे हैं और साथ साथ वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद होने के साथ साथ पूरे समाज के लिए फ़ायदेमंद होगा। साथ में एक बुक है, मैं आपको सुजेस्ट करना चाहूँगा, ये है आपकी रामचंद्र आहूजा की एक बुक है, राम आहूजा की भारतीय समाज। इसमें भारतीय समाज के बारे में बहुत ही गहराई से समझाया गया है, जिसमें बताया गया है कि किस तरीके से समाज का निर्माण होता है और किस तरीके से समाज निर्मित होता है और समाज की विभाजन की इकाइयाँ क्या होती हैं, उसके अंदर छोटी छोटी जो सामाजिक मौलिक इकाइयाँ होती हैं, उसमें व्यक्ति की क्या पहचान होती है, व्यक्ति किस तरीके से योगदान देता है, व्यक्ति किस तरीके से विखंडित होता है। ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं कि मतलब एक इंसान के बनने से, उसके निर्मित होने से, उसके नष्ट होने के सारे कारक इसमें दिए गए हैं। अगर हम इसको समझेंगे तो इसमें बहुत सारे हमारे संवैधानिक मूल्यों की पहचान है, आपके वर्ग विशेष की पहचान है, किसी समाज के उत्थान होने के कारण हैं, उसके बने रहने के कारण हैं, उसके विखंडित होने के कारण, ये सारी चीज़ें दी गई है। तो हमें इस तरीके से चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।